ओके, माइक चालू है, साउंड आई थिंक सो आपको आ रहा होगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एंड कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि बीके के कुछ इंपॉर्टेंस बताया जाए, बीके के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया जाए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करने वाले हैं। हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स। मैं पासिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मोर देन 90 मार्क्स की बात कर रहा हूं। मतलब पासिंग तो इसमें कवर हो ही गई, सिंपल सी बात है। हमें पासिंग पे फोकस नहीं करना है। अकाउंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कैसे कैसे अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है। नहीं, जरूरी नहीं है। इसलिए आज हम लोग कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं। सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, थोड़े स्मार्ट वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्मार्ट वर्क करके कैसे हम अकाउंट में 90 मार्क्स स्कोर कर सकते एटलीस्ट। मतलब हमें पूरा चैप्टर उठा के नहीं सॉल्व करना है। अब उतना टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि आपके पास सिर्फ अकाउंट नहीं, अदर सब्जेक्ट भी है। तो सिर्फ कुछ सम सॉल्व करके पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो वो सम्स कौन से हैं? मैं सम्स कहीं और बाहर से भी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको आपके टेक्स्ट बुक के ही सम्स बताने वाला हूं। क्योंकि वही सम्स अगर आपने कर लिए तो ये मेरा सजेशन बोल सकते हो या मेरा एक्सपीरियंस बोल सकते हो कि आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कवर होता है। मतलब आज हम डिस्कशन क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए आपको। और कुछ बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं या फिर बहुत एक्साइटेड होते हैं एग्जाम के टाइम पे, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत नर्वस होते हैं एग्जाम के टाइम पे। और ये दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स कुछ गलतियां करते एट द टाइम ऑफ एग्जाम। मतलब छोटी मोटी गलतियां होती है, बट उसके वजह से आपके काफी मार्क्स कट हो जाते हैं। तो वो छोटी मोटी गलतियां भी क्या हो सकती है वो भी डिस्कशन करेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपने ऑलरेडी देखा रहेगा आपका पेपर पैटर्न, आपके साथ पेपर पैटर्न डिस्कशन भी हुआ है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि किस पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। अकाउंट के पेपर को एटलीस्ट कैसे प्रेजेंट करना है। जो खाली टाइम हमें जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, या फिर आंसर शीट मिलने से पहले, क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले जब पहले आंसर शीट मिलता है, उस टाइम पे आपको कौन से फॉर्मेट स्टडी करने हैं, कैसे पेपर को प्रेजेंट करना है, उस चीज के लिए डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट टू एंड तक वीडियो में बने रहना है और लाइक शेयर तो करना ही यार। ओके फाइन। देखो, हाउ टू स्कोर मोर देन 90 मार्क्स एटलीस्ट, इसका मतलब यह है कि हमने पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर आपने अभी तक भी अकाउंट में कुछ नहीं किया है तो मैं बता रहा हूं यार, आज जितना सम्स बता रहा हूं उतना कर डालो। इसके अलावा आप कुछ बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, जैसे कि मार्च 19 का नवनीत पेपर सॉल्यूशन, 18, 17, 16 सभी के आंसर सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है। आप जाओ तो यूट्यूब पे जाकर के चेक करो, एक अकाउंट्स एडिक्टेड सर्च करना तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको देखो यहाँ पे 12th HSC बोर्ड क्वेश्चंस दिखेगा। इसमें आपको सारे बोर्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो मैंने को लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पर सॉल्व कर दिया है वो मिल जाएंगे आपको। देन उसके बाद ना आप देखो यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड अकाउंट लेक्चर, तो सारे बेसिक क्वेश्चंस के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है। मतलब टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व के मैंने यहाँ दिए हुए। ओके, तो आप ये भी कर लोगे तो भी काफी अच्छा हेल्प हो जाना। और जो क्वेश्चन लिस्ट आज मैं बताने वाला उसका भी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वो लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ आपको क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात भी करें ना, तो देखो ये कुछ 6-7 टॉपिक है गिन चुन के। अगर बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया आपने स्टडी, तो 7 चैप्टर में से भी अगर ये रिटायरमेंट भी छोड़ दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल अकाउंट और एनपीओ तो कंपलसरी पूछता ही है, तो ये तो अटेंड करना ही, ये तो पूरा करना ही है हमें। पोस्टिंग भी करके आओ तो काफी ज्यादा स्कोरिंग मिल जाना है इसमें आपको। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ मोस्टली 50 to 70% इसमें चीजें सेम होता है। तो अगर आपने एडमिशन अच्छे से कर लिया तो रिटायरमेंट करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एडमिशन का जर्नल एंट्री लीजिए, दोनों अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि अगर जर्नल पूछ लिया तो एडमिशन का तो क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में पूछेगा, तो आपको इसके जर्नल एंट्री लीजिए दोनों आने चाहिए। रिटायरमेंट नहीं किया तो भी चल जाएगा। फिर डेथ क्वेश्चन कर लेना, डेथ के एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज और लेजर दोनों कर लेना। डिसोल्यूशन और श्रेयस कर लो। ये 7 में से अगर 6 चैप्टर भी कर लिए, पोस्टिंग भी करके आ गए, तो पूरा पेपर इजीली अटेंड कर सकते हैं। 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ बाहर से करने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक के जितने ऑब्जेक्टिव है उसने ऑब्जेक्टिव रट्टा मार लो, पढ़ लो, एक बार पढ़ लो यार, ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा आपका। सर, तो आपने बोला कि अगर बिल्कुल अभी तक पढ़ा नहीं होगा तो भी हो सकता है। यस, हो सकता है, बस उतना करना है जितना मैं बता रहा हूं आज। ओके, देखो, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर ले, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके टेक्स्ट बुक में से।
जैसे कि मैं बात करूंगा अगर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के बारे में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो उसमें देखो ये क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर के साथ में यहाँ पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और डिस्क्रिप्शन से लेके एनपीओ के कुछ क्वेश्चन से गिन चुन के जहां तक मुझे अंदाजा याद आ रहा है, हर चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन से अगर उतना भी कवर किया तो 90% चीजें तो कवर हो ही जाता है चैप्टर के, तो उतना तो कर लो, एटलीस्ट उतना तो कर सकते हैं हम लोग। तो ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और इस पीडीएफ के जितने सम्स है अगर आप कहोगे तो सर ये एक्सप्लेन कर दो सारे सम्स, वो भी करने को रेडी हूं मैं, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। अगर आप मुझे कमेंट के बताते हो, आप मुझे कमेंट के बताओ कि आपको ये सम्स के एक्सप्लेनेशन भी चाहिए या खुद से कर सकते हो, अगर चाहिए तो बताओ, मैं उसको भी एक्सप्लेन करने तैयार हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है अपने को, क्योंकि मार्क्स हमें अच्छे स्कोर करने। ओके, सेकेंड थिंग, जो ये तो पीडीएफ हो गया, अगर आपको रिक्वायरमेंट होगा तो मुझे बताना, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरे तरफ से क्वेश्चन कुछ है। ओके, अब मैं बात करूंगा जब आपके पास आंसर शीट पहले आता है, सबसे पहले आप बैठ करके यहां वहां ना देखो सबसे फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज और फोर्थ पेज, जो 3-4 पेज होंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए छोड़ दो। क्वेश्चन 1 क्या होता है, हमने पेपर पैटर्न देखा हुआ है, पेपर पैटर्न में क्वेश्चन 1 क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ने के बाद जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर नहीं आता, जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं आता, आपके पास पहले आंसर शीट आ चुका है, तो बैठ के आपको टाइम पास नहीं करना। उस टाइम पे हमें, मुझे बताओ, आपने 12th स्टैंडर्ड पूरा पढ़ के खत्म कर चुका है, 12th पूरे स्टैंडर्ड के अंदर ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसके अंदर फॉर्मेट फिक्स है कि वही फॉर्मेट हर क्वेश्चन में आता है? सर फाइनल अकाउंट। कौन सा? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं, मोस्टली सारे क्वेश्चन में फॉर्मेट सेम है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट अकाउंट, दोनों में से कोई एक बनता है, देन बैलेंस शीट बनता है। तो अरे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, सबसे लेंदी क्वेश्चन भी यही है, सबसे लेंदी क्वेश्चन भी यही है। तो क्या करोगे आप, क्वेश्चन 1 के लिए स्पेस छोड़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 डाला आपने, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा छोटी चीजों पर डिस्कशन करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर नहीं है तो आपका मान लो आंसर पूरा डिक्टो राइट है, फिर भी मार्क्स नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा अगर क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हो तो, इसलिए क्वेश्चन नंबर सबसे प्रायोरिटी पे लिखो। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि क्वेश्चन 1 के लिए स्पेस छोड़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फॉर्मेट रेडी कर दो ना यार। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन मिला तो पहले इसको सॉल्व करो, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके फॉर्मेट रेडी कर दो। आपको मालूम है कि इसके हर क्वेश्चन में ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट होता ही है। हाँ, अगर बोला कि खाली नेट प्रॉफिट निकालो तो खाली नेट प्रॉफिट तक टैली करने का, बैलेंस शीट टैली नहीं करने का, बट बनता तो सभी है मोस्टली। तो आप क्या करो, टाइम वेस्ट ना करते हुए ये पूरा फॉर्मेट बना दो। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टनर्स लिखकर छोड़ दिया, करंट कैपिटल जब पता चल जाए तो लिख दूंगा, पेपर आएगा तो। उसके बाद फिर बैलेंस शीट, इतने चीजें पहले एटलीस्ट रेडी कर दो। जहां तक मुझे लगता है जब तक आप ये फॉर्मेट खत्म करो तब तक क्वेश्चन पेपर को मिल जाएगा, लेकिन आपने ये बना के रख दिया फॉर्मेट, मतलब एटलीस्ट आपका 2 से 3 मिनट बच गया, 2 से 3 मिनट। अगर फिर भी टाइम है ना, फिर भी टाइम है ना आपके पास, इसके बाद एनपीओ चैप्टर, उसके भी तो फॉर्मेट सेम ही है, उसके भी तो फॉर्मेट सेम ही है, उसमें थोड़ा ना कोई जर्नल एंट्री है। एक पेज छोड़ दो फाइनल अकाउंट के बाद, वर्किंग नोट के लिए कुछ कैलकुलेशन अगर रहेगा तो डेप्रेशन वगैरह का, उसके बाद क्या करो आप, एनपीओ के लिए फॉर्मेट रेडी कर दो, उसकी भी तो सेम ही है कि नहीं, हर क्वेश्चन में सेम ही है। तो बना दो एनपीओ के फॉर्मेट आपका 2 पेज में, और 1 पेज छोड़ दो वर्किंग नोट के लिए, है कि नहीं, है कि नहीं? लॉजिक की बात करता रहा हूं मैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं बता रहा हूं। आप लोग जो करने वाले हो, एग्जाम में प्री प्लान होना चाहिए आपके पास। आप एग्जाम में बैठ के डिस्कशन सोच रहे हो, पहले मैं ये सम करूं कि वो सम करूं, अरे ये वाला बहुत अच्छा दिख रहा है, छोटा, अरे ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जाम में अटेंड करना है, आप पेपर लिखने वाले को 2.5-3 घंटा, लेकिन एग्जामिनर चेक जो करेगा वो 2-3 मिनट में खत्म कर देगा। आपका पूरा करियर, आपका पूरा 2 साल, 11वीं 12वीं 1 साल, जो भी आप बोल दो, पूरा इन्वेस्ट हुआ रहता है उस 2-3 घंटे के अंदर। आपको अपना बेस्ट देना है। ओके फाइन, तो ये हमने कर दिया। तो इसमें भी कुछ चीजें होते हैं जो कंपलसरी रहता ही है, जैसे कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखा रहेगा, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस, यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी लिख सकते हैं, वो भी होता ही है। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीस, इनर आउटर कॉलम बना लो सारे प्रॉपर। एक और चीज, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, 31 मार्च के बाद कॉमा, मैंने देखो यहाँ लिखा है 2001, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं कि 2019 का होगा, 20 का होगा, 22 का किसका होगा, तो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है।
तो जो ईयर आएगा वो ईयर लिख दो, मतलब जितना टाइम बचा सकते हो उतना बचाना अपने को। देन वैसे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस सेम एक पेज में नहीं बनाना, क्योंकि बोर्ड का पेपर अपना छोटा होता है ना, फुल स्केप पढ़ा रहता है ना, उसके अंदर सप्लीमेंट्स होते हैं ना। क्यों यूज करो, अच्छे से क्लीन बनाओ। फर्स्ट पेज पे मतलब एक पेज पे ट्रेडिंग, एक पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर देन पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट रिक्वायर्ड एज पर द सम एंड बैलेंस शीट। हर एक फॉर्मेट एक पेज पे बनाओ, क्योंकि पेज छोटा होने की वजह से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिंगल पेज पे डेफिनेटली कंप्लीट नहीं होने वाला है। समझा कॉन्सेप्ट? ओके, पार्टनर्स करंट में भी हमें पता है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन चाहिए, तो वो भी लिख दो। ड्राइंग भी आता है इधर ना, ड्राइंग चीजें कंपल्सरी। सर अगर लिख दिया अमाउंट वो नहीं रहा तो अरे डैश करके छोड़ दो ना, उस पर ताकत ऐसा नहीं दिखाने का, ऐसा ताकत नहीं दिखाने का, पहले ही बोल रहा हूँ। जितना जितना डेटा दिया हुआ उतना लिखो, जितना नहीं दिया उसको इग्नोर कर देने का उस टाइम पे। ओके, उसके बाद बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में यहाँ पार्टनर्स कैपिटल हमेशा टॉप पे लिखते हैं, हमने पार्टनर्स का नाम पता नहीं क्योंकि क्वेश्चन में मिला नहीं अब तक। ये मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब हमें आंसर शीट मिल चुका है, कुछ टाइम बचा है हमारे पास क्वेश्चन पर आने के लिए, उतने टाइम को यूटिलाइज करो। ओके ओके, और हाँ बैलेंस शीट एज ऑन लिखना है, यहाँ डेबिट क्रेडिट गलती से मत लिख देना क्योंकि ये बैलेंस शीट है, अकाउंट नहीं है। देन वर्किंग नोट लिस्ट पेज छोड़ दिया हमने। सर वो जो प्लस माइनस हम लोग करते हैं ना, वो 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, ये क्या हम लोग सर यहाँ कर सकते हैं या फिर यहाँ इस पेज में तो यहाँ नहीं, मत करो। कर सकते बट मत करो, प्रेजेंटेशन खराब होता है उससे। आप देखो तो आपको ना आंसर, जो आंसर शीट होता है सबसे लास्ट में वर्किंग नोट बोल के एक पेज होता है, आप वहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो। अदरवाइज चाहिए तो यहाँ कर दो, यहाँ थोड़ा कम प्रेफरेंस देना है, लेकिन अगर नहीं जम रहा तो यहाँ कर दो, चलेगा। लेकिन आंसर्स के बीच में कभी वर्किंग नोट नहीं करना, ये भी गलतियां होती है। आंसर्स के बीच में वर्किंग नोट नहीं करना। आपका स्कोरिंग काफी अच्छा मिल रहा है, बट ये जो चीजें बता रहा हूं, डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीज, फिर आपका कॉलम्स नाम, ये सब में आपके मार्क्स कट कर दिए जाते हैं लैंडिंग में। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 2 लाइन छोड़े हुए। फर्स्ट लाइन में अमाउंट रुपीज है, सेकंड लाइन में जब पार्टनर के नाम होंगे वो, अरे घिचट पिचट करके एक ही लाइन में मत लिखो यार, बनाओ ना आराम से, क्लीन बनाओ। मैंने बोला ठीक है, 2 लाइन बनाया छोड़ा, यहाँ पे जो पार्टनर्स के नाम होंगे वो लिख दिए जाएंगे। एनपीओ में जब जाओगे आप तो एनपीओ में यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम होगा यहाँ पर आएगा, ईयर एंडेड आ जाएगा। पर्टिकुलर्स आप चाहो तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर और यहाँ पे इनकम भी लिख सकते हो। डेबिट क्रेडिट कंपलसरी, छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके सर, इसके बाद क्या? अब तक तो अब इतना तुम इतने तो स्पीड नहीं हो यार लाइंस ड्रॉ करने में कि तुम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए ड्रॉ करने के बाद भी तुम्हारे पास अब तक क्वेश्चन पर नहीं आया। इतना करने तक तो 100% आपके पास क्वेश्चन पर आ जाए, क्योंकि इस पर टाइम निकल जाए कम से कम 5 से 7 मिनट आपका। फिर आपको फिल करना होता है आपका सीट नंबर एंड ऑल, तो उसमें सबका टाइम निकल जाए 10-15 मिनट आपका। ठीक है, आप जब तक ये करोगे तो आपके हाथ में आ गया क्वेश्चन पेपर। कभी भी प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, पूरा क्वेश्चन पेपर मत पढ़ो एक साथ में, पूरा क्वेश्चन पेपर मत पढ़ो, क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं हम लोग तो इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है। अगर हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आ रहा होता है उसमें भी गड़बड़ कर देते हैं हम लोग। तो प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से, पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ना। सेकेंड थिंग, अगर सर पूरा क्वेश्चन पेपर आ रहा है, अरे तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और उस दिक्कत में आपके कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं मिस्टेक्स होते हैं। तो ये चीजें नहीं करना, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो उसी क्वेश्चन को रीड करना। अब एक और क्वेश्चन मार्क होता है, सर हमने स्टार्टिंग में पेज छोड़ा था ऑब्जेक्टिव के लिए, डेफिनेटली तो ऑब्जेक्टिव पहले आप करोगे, ऑब्जेक्टिव पहले आप करोगे, यहां वहां नजर नहीं, पहले ऑब्जेक्टिव जितना आ रहा पहले उतना करके लो। ओके, देन सर हमने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया यार सर, लेकिन मेरे को ये सबसे लास्ट में करना है। करो ना, कौन तुम्हें पकड़ के ऐसा हाथ में, नहीं अभी कर, कौन कर रहा है? कुछ नहीं, आपने जस्ट फॉर्मेट बना के छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया, सफिशिएंट। आप क्या करो, ये फॉर्मेट्स को छोड़ दो, ये फॉर्मेट्स को छोड़ दो। आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? सेकंड सॉल्व करना ना, ठीक है। फॉर्मेट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा पेज, उस ब्लैंक पेज पे आ जाओ। यहां पे आपको हो सकता है एडमिशन क्वेश्चन और रिटायरमेंट क्वेश्चन पूछ ले, मैं एक जजमेंट बता रहा हूं, एडमिशन रिटायरमेंट दे दिया मान लो, एक क्वेश्चन एडमिशन का, एक क्वेश्चन रिटायरमेंट का। तो एडमिशन और रिटायरमेंट में या तो जर्नल एंट्री हो सकते हैं या तो लेजर हो सकता है, इसलिए मैंने इसके फॉर्मेट बनाना नहीं बोला, उसे टाइम भी नहीं है आपके पास उतना। तो जर्नल एंट्री है तो मैं प्रिफर करूंगा, अगर एडमिशन रिटायरमेंट दोनों में से किसी एक में जर्नल और किसी एक में लेजर है तो मैं प्रिफर करूंगा कि लेजर सॉल्व करो, थोड़ा गलतियां कम होंगी, कैलकुलेशंस कम लगेगा। ओके, मेरा सजेशन रहेगा कि आप लेजर करो, अगर जर्नल जानते हो जर्नल करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बट सजेशन रहा है कि लेजर करो। अब जब लेजर करते हो तो कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं? रिवैल्यूएशन, बहुत लोग कंफ्यूजन रहेगा, अभी भी रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन में फर्क नहीं पता रहेगा बहुत लोगों को। रियलाइजेशन बनता है अपना डिसोल्यूशन चैप्टर में, जहां पे एसेट्स को सोल्ड और रियलाइज करते हैं, लेकिन जो रिवैल्यूएशन होता है आपका ये एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में बनता है। बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन होगा, इसलिए बोल रहा हूं, सुन के लो अच्छे से क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो रिवैल्यूएशन फर्स्ट अकाउंट, अगर याद नहीं होता तो याद रखना, रिवैल्यूएशन का सब्स्टिट्यूट नेम क्या है, एक और नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब अगर क्वेश्चन है बोल के दिया ना बोर्ड के पेपर में कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट, तो माथा पकड़ के मत बैठना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पढ़ा ही नहीं है। अरे बाबा, रिवैल्यूएशन को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते। क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। अगेन फिर बैलेंस शीट, ब्रैकेट में लिखो, बैलेंस शीट में आफ्टर एडमिशन लिखो, गलतियां यही गलतियां छोटी छोटी, आफ्टर एडमिशन लिखो, देन एज ऑन का डेट डालो प्रॉपर, यही छोटी छोटी गलतियां है। अगर एडमिशन क्वेश्चन है तो आफ्टर एडमिशन लिखो, रिटायरमेंट है तो आफ्टर रिटायरमेंट, डेथ है तो आफ्टर डेथ वाला बनाओ। ओके, क्योंकि एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया होता है जो बिफोर एडमिशन का होता है, इसलिए बोल रहा हूं आंसर में जहां बैलेंस शीट बना रहे हो ब्रैकेट में दिखाओ ऐसे आफ्टर एडमिशन, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, ये दोनों भी, ये एडमिशन रिटायरमेंट दोनों के लिए है। अगर लेजर पूछा जनरल तो पता ही है आपको। डिसोलेशन या बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मान लो ये दो ऑप्शन में है, अगर आपके एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पूरी तरह से क्लियर है तो ही जर्नल एंट्रीज पे जाओ, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्रीज तो प्राइम आंसर रहेगा, इसके साथ में हो सकता है एक आध लेजर पूछ ले वो लोग, तो वो थोड़ा देख के, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो इसमें जाना, क्योंकि आपको इसमें थोड़े से दिक्कत हो सकता है अगर जर्नल एंट्रीज प्रॉपर याद नहीं है। डिसोलेशन, अब डिसोलेशन में मुझे लगता है 50-50% चांसेस है लेजर और जर्नल के लिए। अगर जर्नल एंट्री पूछा तो जर्नल एंट्री पास करना है, ऑप्शन नहीं है। और अगर लेजर पूछा तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक डेफिशिएंसी, एक नॉर्मल वाला। अगर नॉर्मल वाला है तो रियलाइजेशन, रिवैल्यूएशन नहीं, रिवैल्यूएशन एडमिशन टाइम एंड डेथ में। तो रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक बनाने से बैलेंस शीट नहीं बनता, गलती से नहीं बनाना। और डिपेंड करता है कुछ एडिशनल अकाउंट जो मे भी बन सकता है, करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन, डेफिशिएंसी और आउटसाइडर लाइबिलिटी। अच्छा, एक चीज और, अगर आपको बोर्ड क्वेश्चंस के आंसर्स रिक्वायरमेंट रहेंगे या बोर्ड क्वेश्चंस के सॉल्यूशन चाहिए रहेगा आपको, तो हम उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज इंपॉर्टेंट, इन फ्यूचर अगर आपको लगता है, देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डेथ और इश्यू ऑफ शेयर्स। अगर मान लो क्वेश्चन आपको डेथ और इश्यू ऑफ शेयर्स दिया है, दो क्वेश्चन, जो इजी लगता है यार वो करो। मैं तो कहूंगा दोनों भी चैप्टर इसमें इजी है, डेथ भी इजी है, इश्यू ऑफ शेयर्स भी इजी है। अगर आपको जर्नल एंट्री जमता है तो जर्नल एंट्री करोगे। अगर इसमें थोड़ा ध्यान रखना कि वो आपका फोर फीचर का एंट्री, री इशू का एंट्री, तो री इशू हुआ तो ट्रांसफर का एंट्री, तो वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। अगर वो वाले चीज़ें पूछ लिए तो थोड़ा संभल के एंट्री पास करना, गड़बड़ी हो सकती है वहां पे, घाई नहीं करना। और हाँ सर, जो जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं हम लोग, क्या एंडिंग में टोटल करें? हाँ कर दो, ठीक है, बेटर रहेगा। डेथ में जर्नल एंट्री या लेजर पूछ सकता है, मुझे लगता है शायद लेजर पूछेगा, तो लेजर रहेगा तब कर सकते हैं पास। लेजर में वही सेम जो एडमिशन रिटायरमेंट में है वही, लेकिन एक चीज़ और बोलूंगा, आफ्टर डेथ लिख देना अगर डेथ कर रहे हो तो। चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटर है, ये थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर चैप्टर। मैं प्रिफर करता हूं कंप्यूटर चैप्टर, क्योंकि कंप्यूटर चैप्टर में गिने चुने कुछ क्वेश्चन है। हाँ थ्योरी है थोड़ा सा, जिसको थ्योरी जमता है वो कंप्यूटर प्रिफर करो, थोड़ा सा कम लिखना, मतलब कम कंटेंट से, इसमें थोड़े फॉर्मूला ज़्यादा है, कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो वो इंपॉर्टेंट। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। थ्योरी है तो थ्योरी अटेंड करना, अगर आपको फॉर्मूलाज याद है, प्रॉपर स्टेटमेंट्स, प्रॉपर फॉर्मेट याद है, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पे जाना। खत्म हो गया 6 और 7 तो डिस्कशन हमने कर चुका है एनपी और फाइनल अकाउंट के बारे में ऑलरेडी। इस तरह से पूरा पेपर पैटर्न आपको अटेंड करना है बोर्ड टाइम पे। कैलकुलेशन पे ध्यान देना, ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे कैलकुलेशन मत करो, नहीं जमता तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पेन पेंसिल लो, कैलकुलेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। टैली करते टाइम पे नीचे डबल अंडरलाइन करो हमेशा जब कोई अकाउंट क्लोज करते हो। तो जीपी आया या एनपी आया तो जो अमाउंट है उसको प्लीज पेंसिल से या पेन से ऐसा राउंड करो तो आपको वो हाईलाइट होकर आंसर दिखता है। ओके, डेबिट क्रेडिट लिखना है, अमाउंट लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल में पार्टनर्स के नाम लिखना कंपलसरी है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेट थोड़ा ध्यान से देख के लिखना। 31 मार्च, 1 अप्रैल, सब कुछ डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के लिखना, वरना गड़बड़ी हो सकती है। प्रीपेड
आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन, ये कुछ एडजस्टमेंट है जो कंपलसरी पूछते हैं हर एडजस्टमेंट में, तो देख के लेना। इन फ्यूचर अगर आपको ग्रेजुएशन में या कहीं पर भी कोई भी हेल्प लगा, एडमिशन लेना है या फिर कुछ फॉर्म दिक्कत आ रही है या फिर इन फ्यूचर को आइडल के या रेगुलर कॉलेजेस के कोर्सेज परचेस करने होंगे, तो भी आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। टिल योर लाइफ टाइम ऑफ एजुकेशन कोई भी प्रॉब्लम आया अकाउंट्स लाइफ में, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। एग्जाम तक में भी मेरा व्हाट्सअप चालू है, अगर आपको 12th में कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे व्हाट्सअप करो। हाँ, आई नो कि मैं पूरा सम को सॉल्व करके नहीं दे सकता, लेकिन उसमें जो कुछ एडजस्टमेंट के डाउट होंगे, कुछ चीज़ों के डाउट होंगे, वो डेफिनेटली कॉल करके दूंगा। अभी कर भी रहा हूं मैं व्हाट्सएप पे या कॉल पे, ठीक है। तो करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।